सुमित लगारी अपनी सौतेली मां रुमीसा लगारी से और बेटी अरिया से शदीद नफरत करता है। रुमीसा जुबेर लगारी की दूसरी बीवी है। वो अपनी नफरत में अरिया की नाक तोड़ चुका है। अरिया सुमित के डर से अपने मामू के घर रहती है। आलम कबीर का दोस्त है। कबीर अरिया का चच्चा जात भी और उनके मोहल्ले में ही रहता है। अरिया की आलम से मुलाकात कबीर की बहन हिना की शादी पर हुई है। आलम को उससे मोहब्बत हो जाती है। रुताबा हया की मामूरात है, स्कूल में टीचर है। वो और कबीर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर रुताबा की अम्मी किसी अमीर आदमी से उसकी शादी कर देती है, पर रुतबा की कुछ महीने बाद तलाक हो जाती है। आलम और अरिया दोनों को मिलाने में लगे हुए। अरिया और आलम की कोशिश से रुदाबा और कबीर की शादी हो जाती है। इस दौरान अरिया को भी आलम से मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ सुमित अरिया को टॉर्चर करने में लगा हुआ है। आलम से समझाता है कि वो सुमित से डरना छोड़ दे, पर अरिया अच्छे से सुमित को जानती है कि वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आलम उससे शादी करने का बोलता है। अरिया रुमीसा लगारी को आलम के बारे में बताती है। रुमीसा अरिया को साफ मना कर देती है कि वो उसकी शादी गरीब शख्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो किसी अमीर लड़के के साथ करेगी। दूसरी तरफ सुमित शाइस्ता सुमित को अपने पास कनाडा बुला रही है। सुमित ने रुमीसा को घाव पहुंचाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया। रुमीसा जुबेर लगारी के साथ लंदन गई है मजबूरी में। वो अरिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इन्हें सुमित की तरफ से बहुत खतरा है। सुमित रुमीसा के मंदिर से हटती अरिया के कॉलेज पहुंच जाता है अपने ड्राइवर के साथ। सुबह वो रुदाबा के साथ कॉलेज आई थी। वापसी में उसे ड्राइवर कॉलेज के गेट के पास ही खड़ा नजर आया था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? उसने परेशान होकर पूछा। वो रुमीसा मैडम ने आपको बुलाया। ड्राइवर ने नाचार जवाब दिया। दोनों तो लंदन में है। वो आज दिन 12 बजे की फ्लाइट से वापस आ चुकी हैं। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो वापस आ गई। उन्होंने कहा है कि मैं आपको जाकर ले आऊँ। ड्राइवर ने बताया तुम जाओ और वहाँ जाकर बताना कि पप्पू की तबीयत कैसी है। रुदामा ने उसकी बात सुनकर कहा। वो परेशान होते हुए गाड़ी में बैठी थी। अम्मी ने अगर उसको फ़ोन किया भी होगा तो फ़ोन तो घर पे था, इसलिए अम्मी ने ड्राइवर को भेज दिया। उसने ड्राइवर से पूछा कि अम्मी को क्या हुआ है। उसने बताया कि उन्हें तेज़ बुखार है। वो ये सुनकर मज़ीद परेशान हो गई। ड्राइवर ने जब अचानक एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी तो वो चौंकी। क्या हुआ है? उसने हैरत से पूछा। इससे पहले कि ड्राइवर को कोई जवाब देता, एकदम से किसी ने बैक साइड का बाएं दरवाज़ा खोला और उसके बराबर में आ पिटा। किसी नकाबपोश को अपने पास देखकर वो एकदम चीख रही थी, लेकिन इस नकाबपोश ने उसके मुंह पे रफाम वाला रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। लगारी हाउस चलो जल्दी, सुमित ने नकाब उतारते हुए कहा था। अरिया पता नहीं कितनी देर बेहोश रही। जब उसे होश आया तो उसने अपनी आंखों पे पट्टी बंधी देखी और खुद को कुर्सी से बंधा पाया। उसके वजूद में एक सर्द लहर दौड़ चुकी थी। वो अगवा हो चुकी थी और उसे किसने अगवा किया था उसे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर इस सुमित और इसके घर के किसी मुलाजिम को नहीं छोड़ूंगी मैं, उसने दिल में सोचा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया है अरिया डार्लिंग, क्यों चिल्ला रही हो? उसे जानी पहचानी थी आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे जाने दो घटिया इंसान, मैं तुम्हें वरना जान से मार दूंगी, वो गुस्से से बोली। पहले खुद को छुड़वा तो लो, फिर मुझे मारना। वो कुर्सी घसीट कर उसे थोड़े फासले पर बैठते हुए बोला। क्यों किया है तुमने ऐसा? उसने तेज लहजे में पूछा। इसे घबराना नहीं था। क्या मतलब क्यों किया है? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए तुम्हें अगवा करके लाऊं? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला था। क्या चाहते हो तुम? उसके रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी थी। एक अगवा कर क्या चाहता है अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे तुमको? अरिया क्या तुम बच्ची हो? उसने अरिया के गल पर जैसे मातम किया। अरिया का दिल जोर से धड़का था और माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी इज्जत को दागदार नहीं करोगे। सुमित मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो रोते हुए बोली। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत को दागदार करूंगा? फिर मैं तो तुमसे इज्जत से निकाह करूंगा अरिया डार्लिंग। अभी मौलवी आने वाला है, फिर मेरा और तुम्हारा निकाह होगा, फिर हम यहाँ बीवी बन जाएंगे। देखो अरिया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। सुमित लगारी से लड़कियां दोस्ती करने के लिए तरसती हैं और वो तुमसे शादी कर रहा है। सुमित लगारी मगरूर लहजे में बोला था। मुझे खुशकिस्मत नहीं बनना, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करनी। तुमसे शादी करने से तो अच्छा है मैं खुदकुशी कर लूँ। वो भड़क कर बोली थी। देखो अरिया डार्लिंग, भड़कने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझसे निकाह करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो तुम्हें बिना निकाह के मैं सारी उम्र अपनी कैद में रखूँगा। आगे तुम सोच लो कि क्या करना है। वो इत्मीनान से बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम कहते ही तो हो कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, तो तुम ये भी कैसे सोच सकते हो कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा? और तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ, वरना बिना निकाह के मुझे तुमसे ताल्लुक़ बनाने में कोई मसला नहीं है। तुमसे रिश्तेदारी है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। 15 मिनट है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो, नहीं तो सारी उम्र मेरी कैद में रहने के लिए तैयार रहो। और ये सोचना भी मत कि जुबेर लगारी या रुमीसा लगारी तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। अगर उन्होंने बिलफर्सों में मेरी कैद से छुड़वा भी लिया, तब तक तुम वैसे ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और ये तो सोचना भी मत कि इस बार ये सब खाली खोली धमकी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वो अब सब करूँगा जो तुम्हारी सोच में भी नहीं होगा।
वो सर्द लहजे में उसे तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर रहा था। सुमित प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, उसने रोते हुए मिन्नत की थी। 15 मिनट है तुम्हारे पास, इसके बाद फिर मैं वो करूँगा जो कब से करना चाह रहा था। आगे तुम सोच लो कि तुम्हें मुझसे हराम ताल्लुक करना है, कायम करना है या हलाल। वो कुर्सी धकेल कर उठते हुए बोला और लंबे ढंग बढ़ता बढ़ता कमरे से बाहर चला गया। अरिया ने बेबसी से कुर्सी पे सर पटका था। वो आज सुमित के आगे फिर से बेबस हो चुकी थी। वो सुमित को अच्छे से जानती थी। जो उसने इसे पहले कई मौके दिए थे, शायद इसीलिए दिए थे कि वो आखिर में इसके साथ ये सब करने वाला था। आज अगर उसने सुमित की बात नहीं मानी तो अपनी वो इज्जत के साथ हाथ धो बैठेगी। एक बार वो निगाह करके यहाँ से निकल जाती, फिर जुबैर लगारी को सारी बात बताती। शायद वो इसका यकीन कर लेता और इसे सुमित से तलाक दिलवा देते। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो वो क्या करेगी? बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो मुझे अपनी इज्जत बचानी है। उसने रोते हुए सोचा था। मुझे माफ़ कर देना आलम, इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने दिल में आलम को मुखातिब किया था। 15 मिनट बाद कोई अंदर आया और इसके हाथ खोले और आंखों से पट्टी हटाई। उसने देखा तो कोई लड़की थी। उसने आसपास देखा, वो कोई तहखाना लग रहा था जिसमें टूटा फूटा फर्नीचर और कुछ सामान पड़ा था। प्लीज़ यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। उसने लड़की के सामने हाथ जोड़े थे। जितनी आप मजबूर हैं, मुझसे ज़्यादा मजबूर हूँ। मौलवी आ रहा है, आप ये दुपट्टा ओढ़ लें और किसी भी किस्म की चालाकी मत कीजिएगा, वरना सुमित साहब का निकाह का इरादा बदल जाएगा और आपको पता है ना फिर वो क्या करेंगे। लड़की ने संजीदा से लहजे में जवाब दिया और उसे तुरंत दुपट्टा उड़ा दिया। अरिया ने लब भीजे थे। मौलवी आ चुका था। उसने दिल से पूरी रजामंदी से इस निकाह को कबूल किया था। निकाह के बाद इस लड़की ने इसके मुंह पर अचानक से रुफान वाला रुमाल रखा। वो एक बार फिर से बेहोश हो चुकी थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को नीम अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पाया। वो एकदम से उठ बैठी। ओफ डियर वाइफ, तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया। मैं कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। इसे अपने करीब सुमित की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से पीछे खिसकी थी, लेकिन सुमित ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोक दिया। छोड़ दो मुझे, मैंने तुमसे निकाह कर लिया है, अब मुझे जाने दो। वो रोते हुए उसकी तरफ देखकर बोली। वो अपना बाजू छुड़ाना चाहता। उस शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है डियर वाइफ। सुमित ने कहा, बकवास बंद करो और मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी इस दफा। उसने अपने दूसरे हाथ के नाखून सुमित के हाथ पे चुभ हुए थे, लेकिन सुमित के गिर्द ढीली पड़ने के बजाय मजीद सख्त हो गई। आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम मरने मराने की बातें कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर डियर। वो नरमी से उसके गल से लाकर बोला, अपनी बकवास बंद करो और खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो उसका हाथ झटक कर गड़राई थी। लगता है कोई ड्राकुला टाइप तुमने मूवी देखी है, तभी इसी खूनखार बातें कर रही हो। चलो अब बस करो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। वो इत्मीनान से बोला, तुम मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो और ये तुम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली और सुमित के मुंह पे थूका। सुमित का एकदम से हाथ उठा और रिया के मुंह पे निशान छोड़ गया। इंसानों की जुबान शायद तुम्हें समझ नहीं आती, इसलिए दूसरी जुबान में ही बात करनी पड़ेगी तुमसे। तुमने मेरे मुंह पे थूका है ना, अब मैंने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ना, वरना मेरा नाम सुमित लगारी नहीं। उसका बाजू दबोचते हुए करवाया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने एक दफ़ा फिर इसके सामने हाथ जोड़े थे। माफ़ी तलाफी का वक्त अब गुजर चुका और सदर लेजे में बोला था, अरिया से बात कराओ, इसका नंबर बंद जा रहा है। रुमिसा लगानी ने व्हाट्सएप कॉल पे निदा से कहा, वो जब से कॉलेज से आई थी उनकी अरिया से बात नहीं हो सकी थी। क्या मतलब? वो आज कॉलेज से वापसी पे तो लगारी हाउस चली गई थी। मैं इससे आपकी कैसे बात कर सकती हूँ? निदा ने हैरत से कहा। रुमिसा लगारी को लगा कि उसके सर पर आसमान आ गिरा। क्या वो लगारी हाउस में नहीं आई? निदा ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। नहीं, वो यहाँ ही थी, थोड़ी देर पहले ड्राइवर के साथ बाहर निकली थी। मुझे लगा वो तुम लोगों की तरफ चली गई है, इसे कुछ सामान लेना था। मैं ड्राइवर से फ़ोन करके पूछती हूँ। वो खुद को कंपोज करते हुए बोली। फ़ोन बंद करके उन्होंने लगारी हाउस फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद उन्होंने घर के हर मुलाजिम के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। वो पीछे को ढहसी गई। उन्होंने सुमित की तरफ से आंखें बंद करके बहुत बड़ी गलती की थी। इन्हें कुछ भी करके अरिया को सुमित से बचाना था, लेकिन वो यहाँ बेटी क्या कर सकती थी? इन्हें तो पाकिस्तान जाने में काफ़ी वक्त लग जाना था। उन्होंने कुछ सोचते हुए रुदाबा का नंबर मिलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो रुदाबा, ये मेरे और तुम्हारे कबीर के दरमियान रहनी चाहिए। सुमित ने शायद यकीनन अरिया को अगवा कर लिया है। वो काफ़ी अर्से से अरिया के पीछे पड़ा था और अरिया ने ये बात हमसे छुपाई। तुम कबीर के साथ लगारी हाउस जाओ और वहाँ से अरिया के बारे में पता करो। मैं भी पाकिस्तान की फ़्लाइट लेती हूँ। वो रोते हुए कह रही थी, इतने घंटों से अरिया गायब है। सुमित अरिया के साथ क्या क्या कर सकता था, ये सोचकर उनका दिल फट रहा था। उन्होंने फ़ौरन से पेशतर पाकिस्तान की सीट बुक करवाई थी। रात 1 बजे की फ़्लाइट मिली थी और जुबैर को फ़ोन किया था, लेकिन उनका नंबर तो बन जा रहा था। वो सुमित के साथ बरंगम में थे। सुमित का नंबर भी बन जा रहा था। जुबैर की सेक्रेटरी काफ़ी सुमित की बेटी लिली को उन्होंने इमरजेंसी का बताया और कहा कि जुबैर को कहना कि वो फ़ौरन से पेशतर पाकिस्तान आए। 6 घंटे की फ़्लाइट में वो यही दुआ करती रही कि ऐसा कुछ ना हो, ये सब वो सोच रही हैं।
इस दौरान वो रुदाबा से भी राब्ते में थी। रुदाबा के मुताबिक किसी ने इन्हें लगारी हाउस में नहीं घुसने दिया। उनका शक अब तो यकीन में बदल चुका था। उन्होंने लगारी हाउस में कदम रखा। इस वक्त चौकीदार इन्हें देखकर हैरान रह गया। तुम सब जिंदा नहीं बचोगे, वो गुस्से से बोली थी। आर्या की आंख खुली तो खुद को जानी पहचानी जगह पर देखकर वो एकदम से उठ बैठी। वो सुमित के कमरे में थी। यानी रात को जब उसे होश आया तो वो सुमित के कमरे में थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो पहचान नहीं पाई। उसने डरते डरते बाएं तरफ देखा। सुमित उसकी तरफ पश्चिम किए सो रहा था। रात के मनाजिर उसकी आंखों के सामने आए तो उसके दिल में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी। उसका दिल कर रहा था कि सोए शख्स को जान से मार दे, लेकिन इसे जब यहाँ से निकलना तो वो आहिस्ता से बिना आवाज पैदा किए उठी और कमरे से बाहर निकली थी। बाहर निकलकर उसने लॉन्च के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन रुमिसा लगारी को अंदर आते देखकर वो वहीं साख्त हो गई थी। मेरी बच्ची, रुमिसा लगारी रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। उसकी हालत देखकर तड़प उठी थी वो। उसकी साथ हुई ज्यादती उसकी हालत उसके साथ हुई ज्यादती की कसम खा रही थी। ये तुम्हारे साथ किसने किया? वो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला था। सुमित ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। वो बिलक बिलक कर रोई थी। मैं सुमित की आज इस लगारी हाउस में कब्र बना दूंगी, वो इसकी पश्च सिलाकर बोली थी। वो खुद भी बेतहाशा रो रही थी। हर वक्त इन्हें सुमित से जो खौफ लाक रहता था, आज वो खतरा हकीकत का रूप धार चुका था। इसीलिए इतने अरसे तक दिल पर पत्थर रखकर वो आर्या को खुद से दूर रखती आई थी। आज इनकी सारी एहतियाती तदाबीर खाक में मिल चुकी थी। बाहर निकलो सुमित लगारी, आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। वो जोर से दहाड़ी थी। आर्या इनके गले लगकर सुसक रही थी। लगारी हाउस में तक चौकीदार के अलावा कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। क्या हो गया डियर स्टेप मदर? और मेरी तादी तादी बनने वाली सास? सीढ़ियों से उतरते हुए खुशबू में बसा सुमित कहका लगाकर बोला था। सुमिता ने भी यकीन से अरिहा को देखा। खामखा आपकी बेटी ने वावेला डाल रखा है। कल इसने मुझसे अपनी मर्जी से निकाह किया है। बताओ ना डियर वाइफ। सुमित इन दोनों के जरा फासले पर कुछ खड़ा होते हुए बोला था। ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे मजबूर करके निकाह किया है। और मिसा लगारी से अलग होते हुए बोली थी। सुमित की तरह उसकी उशक थी। वो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और मिसा लगारी कर रही थी। अब जैसा भी हूँ भाई तुम्हारा दामाद हूँ। वो सुकून से बोला। अम्मी मुझे इस शख्स से तलाक चाहिए। अम्मी ये शख्स? वो कहते कहते मुड़ी और सामने मौजूद शख्स को देखकर उसे झटका लगा था। आलम? उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली थी। वो आलम था या आलम का हम शिकल? अरिया मुंह खोले खड़ी थी। क्या वाकई ये आलम था या कोई और? क्योंकि सामने खड़े लड़के की आंखों का रंग गिरे काला था, बाल सिया थे और रंगत कंदुमिज, जबकि आलम की रंगत तो सफेद थी और आंखों में बालों का रंग ब्राउन था। रमीसा ने हैरत से अरिया को देखा। वो क्यों स्मित को लगारी को आलम कह रही थी? मैं तुम्हें कैसे तलाक दे सकता हूँ अरिया? मैंने तुमसे कब निकाह किया है? अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं रमीसा लगारी का दामाद बनूं। वो कहका लगाकर बोला था। बकवास बंद करो, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। रमीसा लगारी गुस्से से बोली थी। तो मैंने कब कहा कि वो झूठ बोल रही है? इसने सुमित लगारी से निकाह किया है, मुझसे नहीं। रमीसा और अलिया ने उलझ कर उसे देखा। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि सस्पेंस खत्म कर देना चाहिए। पार्टनर आ जाओ। वो लबों पर शातिराना मुस्कान से जाए कह रहा था। सीढ़ियों से उतरते शख्स को देखकर अलिया रमीसा लगारी को झटका लगा था। उन्होंने बेयकीनी से सामने खड़े इन दोनों इंसानों को देखा था जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। ये नामुमकिन है, रमीसा लगारी के मुंह से निकला था। ये कैसे हो सकता है? अलिया के मुंह से भी बेख्तियार निकला। दूसरा शख्स जो आया था उसकी आंखें और बाल सिया थे, रंगत गोरी थी। उसकी सफेद गर्दन पे नाखूनों के निशान थे। ये यकीनन सुमित लगारी था। तो दूसरा कौन था? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूं। मुझे वहीद लगारी कहते हैं और ये सामने खड़ा शख्स सुमित लगारी है और अरिया जैसी बेवकूफ का आलम। गिरे आंखें वाले लड़के ने केका लगाकर कहा। उसके वहां सुमित को अरिया को सुमित जैसी लगी। उसका दिमाग घूम रहा था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? वहीद, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ड्रामे का एंड करो, हमारी कुछ देर बाद फ्लाइट है। सुमित ने कलाई में पहनी वॉच पर टाइम देखते हुए कहा और यह वहाँ दरिया को आलम की लगी थी। अच्छा यार, करता हूँ, मौसी आ जाए तब तक तुम माँ बेटी जरा पानी वगैरह पी लो, क्योंकि अभी जो तुम इतना सुनोगी ना, इससे कहीं तुम दोनों में से किसी को हार्ट अटैक की वजह से मौत ना आ जाए। और मैं इतना जालिम तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि तुम दोनों को प्यासा मार दूँ। वही इसका लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। तुम दोनों जो भी हो, मैं आज तुम दोनों का कत्ल कर दूंगी। रमीसा लगारी अरिया को छोड़कर सुमित की तरफ बढ़ी थी। उसका रुमाल पकड़ना चाहता। गलती से भी ये मत करना। अपनी बेटी की हालत तो तुम देख चुकी हो। इस हालत का मैंने पूरे शहर में इश्तिहार लगा देना है। सुमित रमीसा लगारी के हाथ पकड़कर सर दिलेजे में बोला था और एक नजर रोते हुए अरिया पर डाली और फिर रमीसा के हाथ झटके से छोड़े थे। सुमित, मैं आ गया हूँ, तुम अंदर आते मोहसिन ने कहा था और एक जैसे दो लोगों को देखकर उसकी जुबान को ब्रेक लगी थी। आजा यार, इन दोनों को सरप्राइज दे रहे थे तो सोचो तुझे भी साथ साथ दे दूं।
अब क्या अरे दादी तुझे समझाता, वहीद ने दायां आंख का कोना दबाकर हक्का बक्का खड़े मोहसिन से कहा। अरिया ने गर्दन मोड़कर पीछे खड़े लड़के को देखा और उसका सर चकरा गया था। ये तो वो लड़का था जिसे वो इस दिन सुमित समझी थी। इस लड़के की और वहीद की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी थी। अरिया को लगा कि वो कुछ देर मजीद खड़ी रही तो गिर जाएगी। ये क्या हो रहा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वहीद तुम क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो, डेढ़ कुछ देर में पहुंच जाएंगे और इससे पहले हमें यहाँ से निकलना है। सुमित बेजारी से गोया हुआ। अपने इस जुड़वा भाई की इस ओवर एक्टिंग से वो बहुत तंग था। अच्छा बताता हूँ भाई, बताता हूँ। क्या तुम अपनी इस नई नवेली बीवी से जो इस वक्त होंक बनी हम दोनों को देख रही है कुछ कहना चाहते हो? वही ने जल्द बढ़ती रिया को देखकर कहा और मीसा जल्दी से रिया की तरफ बढ़ी जिसको देखकर लग रहा था कि वो अभी गिर जाएगी। मुझे इस घटिया औरत की बेवकूफ़ बेटी जो मुझे पहचान ना सकी इसमें ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है, वो तेजाया अंदाज में बोला। रिया ने दुख भरी नजरों से इस शख्स को देखा था जिससे इसने बेवक मोहब्बत भी की थी और नफरत भी। इस वक्त इसके दिल में इसके लिए कोई भी जज्बा नहीं बचा था। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? मोहसिन तेज लहजे में बोला था। वो बचपन से सुमित का दोस्त था और उसका ये दावा आज बिल्कुल गलत साबित हो चुका था कि वो सुमित को नहीं जानता। वो वाकई सुमित को नहीं जानता था, बल्कि वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसमें से इसका दोस्त कौन सा था। तुमने गुल को लाहौर पहुंचा दिया? वहीद के पूछे गए सवाल ने मोहसिन को समझा दिया कि ये शख्स उसका दोस्त है। अगर तुमने यूं ही वक्त बर्बाद करना है तो मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। सुमित बेदारी से बोला। वक्त गुजर रहा था। तुम्हें लगा रही अब तक पाकिस्तान पहुंचने वाले होंगे। वहीद के अजीब व गरीब सवाल जारी थे। पहुंचा दिया है तुम्हारी गुल को? मोहसिन जवान गुस्से से बोला। अच्छा भाई बताता हूँ, इन माँ बेटी को देखो कैसे इनको सांप सूंघ गया। वहीद केका लगा कर बोला और लॉन्च में पड़े सोफो की जानिब बढ़ा। तो कहानी शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमारी माँ को पता चला कि उनके जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले। इज्जत उनके साथ उनकी बहन रुखसाना मौजूद थी। ये तुम क्या कह रही हो रुखसाना? शाइस्ता ने हैरत से पास बेटी बहन से कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो शाइस्ता, तुम जुबैर भाई को ना बताना तुम लोगों की जुड़वा औलाद होने वाली है और इनके इल्म में लाए बगैर तुम अपना एक बच्चा मुझे दे देना। रुखसाना ने मेहनत भरे लहजे में कहा था। मैं जुबैर से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ? ये नामुमकिन है रुखसाना। अगर कभी जिंदगी में जुबैर को सच का पता चला तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। मैं इन्हें बता देती हूँ और उनसे कहूँगी कि एक बच्चा हम तुम्हें दे देंगे, शाइस्ता ने कहा। रुखसाना की शादी को इतने साल हो चुके थे लेकिन इनकी औलाद नहीं हुई थी और तुम जानती हो कि जुबैर भाई ऐसा नहीं करेंगे। वो बेशक तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन तुम ये भी जानती हो कि अपने आने वाले औलाद से वो तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो कितनी बेचैनी से इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब इनका बच्चा इनकी गोद में आएगा। वो कभी भी अपना बच्चा मुझे नहीं देंगे, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम वो बच्चा उनके लिए मिलाए बगैर मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी अमेरिका में रहती हूँ, तुमसे कभी कभार मुलाकात हो जाती है, इनको कुछ मालूम नहीं होगा और तुम जानती हो इस वक्त मेरी शादी दाव पे लगी है। प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर दो। रुखसाना हाथ जोड़कर मिन्नत की थी। लेकिन रुखसाना कभी कभार तो मुलाकात होती है। अगर दोनों बच्चों की एक शिकल एक जैसी हुई तो जुबैर फौरन पहचान लेंगे। और क्या तुम्हारे ससुराल वालों को नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा है? वो सर पकड़ते बोली, एक तरफ बहन थी तो दूसरी तरफ शौहर। देखो शाइस्ता, तुम जानती हो कि मेरी और सुमेर की पसंद की शादी थी और मेरे ससुराल वाले सिर्फ हमारी शादी पे कैनेडा आए थे। इसके अलावा वो कभी भी नहीं आए। उन्होंने कभी हमारे ख़ानदान वालों से कोई राब्ता ही नहीं रखा, इसलिए इनके ज़रिए किसी को भी कुछ नहीं पता चलना नामुमकिन है। तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, ये राज सिर्फ तुम्हारे, मेरे, सुमेर और हमारी अम्मी के दरमियान रहेगा, रुखसाना ने कहा। शाइस्ता तजुब का शिकार हुई। उनकी पैदाइश से पहले ही उनके वालिद जो अपने वालिदैन की अखलौती औलाद थे, दूसरी तरफ उनकी अम्मी भी अखलौती थी। दोनों शादी के बाद अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए कैनेडा शिफ्ट हो गए थे। शाइस्ता छोटी सी थी जब उनके अब्बू फोत हो गए थे और रुखसाना ने माँ के साथ घर की जिम्मेदारी संभाल ली। रुखसाना के इन पर इतने एहसानात थे कि वो इसे कैसे इनकार करती। तुम जानती हो कि मेरे साथ हमारी तलाक करवाना चाहती है, वजह औलाद का ना होना है। सुमिर ने कहा है कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि अगर हम बच्चा अडॉप्ट करना है तो सुमेर के बहन या भाई की औलाद अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर मेरी नंद और देवर मुझे अपनी औलाद देने पे राजी नहीं है। सुमेर ने कहा है कि मैं तुमसे बात करूं, मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा अपना पहला बच्चा है तो मुझे क्यों दोगी भला? लेकिन अब जबकि तुम्हारे यहाँ एक के बजाय 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे एक दे दो, वरना मैं सुमेर की अम्मी इसकी दूसरी शादी करवा देंगी और सुमेर कुछ नहीं कर सकेगा। रुखसाना रोते हुए बोली थी, ठीक है मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये बात जुबैर से हम कैसे छुपाएंगे? डिलीवरी के वक्त तो वो भी अस्पताल में मौजूद होंगे, फिर बाकी के मामला। शाइस्ता थोड़ी देर बाद बोली, वो मैं सब संभाल लूँगी। आज से तो मेरी पाकिस्तानी क्लास फेलो जिसने अब यहाँ अस्पताल खोल लिया, इसे चेकअप करवाना और डिलीवरी भी उसी से करवाना, बाकी के मामला में और सुमेर देख लेंगे, रुखसाना ने कहा। शाइस्ता की हाँ 2 बेटे हुए जिनमें से एक रुखसाना ले गई और उसका नाम वहीद रखा गया। दूसरे बच्चे का नाम जुबैर ने सुमित रखा था। सुमित 8 साल का था जब वो अपनी माँ के साथ कैनेडा गया, तब वो पहली बार वहीद से मिला था। उससे पहले वो कभी वहीद से नहीं मिला क्योंकि शाइस्ता ने जुबैर और सुमित को नहीं बताया था कि रुखसाना ने बच्चा गोद लिया था। वो शक्ल में बिल्कुल इससे मिलता जुलता था, हत्ता कि दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे मोटे थे, सिर्फ आंखों की रंग मुख्तलिफ था।
लेकिन दोनों के मिजाज में भी ज़मीनों आसमान का फ़र्क था। वही जितना गुस्से का तेज था और किसी के साथ रियायत नहीं बरतता था, दूसरी तरफ सुमित उतना ही सुलझा हुआ और समझदार था। शाइस्ता और रुखसाना ने दोनों से वादा लिया कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगे। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और दोस्त बन गए। वही 12 साल का था जब रुमीसा इसे सुमित बनाकर कुछ दिनों के लिए लगारी हाउस में लाई। वो चाहती थी कि वही अपने बाप से एक बार मिल ले। इस दौरान वो हादसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। रुमीसा जो पहले जुबैर की सेक्रेटरी भी शाइस्ता की दोस्त बनकर लगारी हाउस में घुसी थी, उसने शाइस्ता पर इल्जाम लगाया और उसे तलाक दिलवा दी। तब माँ की हालत देखकर वही बहुत रोया था। जुबैर लगारी थी तो कहीं भी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन शाइस्ता से वो बहुत मोहब्बत करता था। तलाक के बाद शाइस्ता उसे कनाडा ले गई। 12 साल इस गिल्ड में रही कि उन्होंने जुबैर से इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन जुबैर के सलूक के बाद वो बहुत खुश थी कि उन्होंने जुबैर जैसे कानों के कच्चे मर्द के साथ बिल्कुल ठीक किया। जब वो वहाँ पहुंची तो रुखसाना भी सुमित को लेकर वहाँ पर मौजूद थी। इन्हें लग रहा था कि वो सुमित के साथ सुकून से रहेंगी और वह भी इनसे मिलने आता रहेगा, लेकिन इनकी यह खुशफहमी थी कि इनके कनाडा आने के 2 दिन बाद इन्हें जुबैर की कॉल मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुमित को लेने आ रहे हैं। सुमित कभी भी इनसे मिलने आता रहेगा और उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने सुमित को इसके हवाले नहीं किया तो वो शाइस्ता के साथ साथ सुमित को भी जान से मार देंगे। शाइस्ता जानती थी कि जुबैर लगारी जिद के कितने पक्के वो सुमित की तो जान नहीं लेंगे, लेकिन इनको इसकी पहुंच से बहुत दूर ले जाएंगे। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर सुमित को पाकिस्तान भेजने का सोचा। तब वहीद ने रुखसाना, सुमेर और सुमित से कहा कि वो सुमित बनकर पाकिस्तान जाएगा और वहाँ रहकर सुमित रुमीसा लगारी से बदला लेगा और जुबैर लगारी के सामने सच लेकर आएगा। सुमित वहीद बनकर रुखसाना के साथ रहने लगा। रुखसाना और सुमित ने वहीद की बात मानने की ठानी और सुमित को भी मानना पड़ा। ये बात उन्होंने रुमीसा से शाइस्ता से छुपाई। इन्हें पता था कि वो नहीं मानेगी, क्योंकि इन्हें ये डर होगा कि सच खुलने पर दोनों बेटों से वो हाथ धो बैठेंगी। दोनों भाई अच्छे से एक्टिंग करना जानते थे। वही पहले भी सुमित बनकर पाकिस्तान जा चुका था, इसलिए इसके लिए तो कोई मुश्किल काम ना था। फिर जब वही पाकिस्तान आया तब जुबैर लगारी ने एक नया सुमित देखा, इंतहा का बिगड़ा हुआ और बदतमीज लड़का। इन्हें लगा ये सब शाइस्ता का सिखाया हुआ सबक है, लेकिन सुमित इनके पास आ गया था, इनके लिए यही बहुत था। वही ने पहली बार अरिया को उस दिन देखा था जब वो रुमीसा और जुबैर के निकाह के बाद लगारी हाउस में आई थी। सुमित ने अरिया को एक बार रुमीसा के साथ लगारी हाउस में देखा था। वही इस दिन इसे पहली बार मिला था, इसलिए सोचा कि इस लड़की को पहले ही दिन भगाना है। वहीद को याद था कि 8 साल अरिया स्विमिंग पूल के सामने खड़ी थी और नहायत इश्तियाक से आसपास देख रही थी। छोटे से घर से आई हुई इस लड़की के नीचे महल जैसा घर एक अजायब खाना था। तुम भी अपनी मम्मा के साथ यहाँ रहोगी? 12 साल वहीद ने स्विमिंग पूल के पास खड़ी अरिया से पूछा था। हाँ, मैं भी अब यहाँ रहूंगी सुमित, मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा है। तुम भी बहुत अच्छे हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा था। तुम और तुम्हारी मम्मा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। वो अरिया का हाथ मोड़ कर बोला था। अरिया ने एकदम रोना शुरू कर दिया और उसे रोता देखकर वही मजीद गुस्से में आ गया। उसने अरिया को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। अरिया की नाक स्विमिंग पूल की सीढ़ी पर जाकर लगी थी। रुमीसा लगारी को जब मुलाजिम के जरिए पता चला तो अरिया को फौरन से पेशतर अस्पताल ले गई और जुबैर लगारी ने वहीद, जो कि सुमित बना हुआ था, इसको बहुत डांटा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें आप, अगर इस औरत की बेटी इस घर में वापस आई तो मैं छुरी से अपनी जान ले लूंगा। इसने जेब से छोटा सा चाकू निकालते हुए कहा था। सुमित, ये चाकू मुझे दे दो प्लीज, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। जुबैर लगारी भौंकलाए थे। तो अब इस औरत की बेटी यहाँ नहीं आएगी। जिस तरह मैं अपनी माँ के बगैर रह रहा हूँ, इस तरह वो लड़की भी अपनी माँ के बगैर रहे। मुझे पहले वाला सुमित मत समझिएगा, ये सुमित अब बदल चुका है। वो गुस्से से बोला था और जुबैर लगारी मान गए थे कि वो एक हफ्ते से सुमित के साथ थे। वो जान गए थे कि सुमित अब पहले वाला सुमित नहीं रहा। वो अपनी जिद पे आ जाए तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करता। इन्हें मजबूरन रुमीसा से माजरत करनी पड़ी और रुमीसा से कहा कि अरिया को इसके मामू के घर छोड़ दे। रुमीसा ये जानकर मान गई कि वो जल्दी सुमित को लगारी हाउस से निकलवा देंगी और अरिया को यहाँ ले आएंगी, लेकिन ये तो इनकी खुशफहमी थी। सुमित ने इन सारे सालों में इनको नाको चने चबा इनकी हर साजिश को नाकाम बना दिया। वहीद को जब भी कनाडा जाने की इजाज़त मिलती वो कनाडा से अमेरिका की फ्लाइट लेता और सुमित अमेरिका से कनाडा की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शाइस्ता को किसी भी किस्म का शक हो। कभी कभी वहीद कनाडा का कहकर अमेरिका चला जाता और दोनों भाई खूब प्लानिंग करते कि आगे इन्हें क्या करना है। कभी वहीद का वापस आने को दिल नहीं करता तो सुमित पाकिस्तान चला जाता। सुमित जैसे शख्स के लिए वहीद का कैरेक्टर निभाना एक मुश्किल काम था। वो एक तमीज़दार इंसान था, सुलझा हुआ, जबकि वहीद बददिमाग और बदले आता। रुमीसा और जुबैर लगारी ने उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो इनसे इस तरह की वैसी बदतमीजी करना इसे बहुत बुरा लगता था। वहीद कुछ दिनों के लिए अमेरिका गया होता क्योंकि रुखसाना बेगम बीमार थी और वो इसकी जगह पाकिस्तान में मौजूद था। जुबैर लगारी और रुमीसा के साथ साथ वहीद के दोस्तों को भी हैंडल कर रहा था, खासकर उसके बेस्ट फ्रेंड मोहसिन को, जो स्कूल से उसका दोस्त था।
वहीं कनाडा जाने से पहले एमबीए का आखिरी सेमेस्टर पूरा कर चुका था। जब सुमित पाकिस्तान आया तो जुबैर ने अपने बिजनेस ज्वाइन करने को कहा। जुबैर लगारी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ दिनों के लिए ऑफिस आना शुरू हो गया। वहाँ उसकी मुलाकात मुस्तफ़ा से हुई जो उनके ऑफिस में काम करता था। मुस्तफ़ा उसका हमिदार था। उसने मुस्तफ़ा से दोस्ती कर ली। मुस्तफ़ा और सुमित की दोस्ती मोहसिन के लिए हैरत का बाई थी, लेकिन वो खामोश रहा क्योंकि उसका ये मानना था कि सुमित एक बंद किताब की तरह है। सुमित एक बार फिर मुस्तफ़ा से मिलने लगा। तब गली में उसने रिया को देखा और पहचान गया और उसके ध्यान में एक नया मंसूबा भी आया। वो अगले दिन ब्राउन बाल और ब्राउन लेंस और मेकअप के साथ उसकी गली में आया और कॉलेज जाती रिया से जानबूझकर टकराया। इसे यकीन था कि रिया ने इसे नहीं पहचाना होगा क्योंकि बचपन में वो बहुत ज़्यादा मोटा था और अब उसका हुलिया भी काफ़ी मुख्तलिफ था। सॉरी, रिया ने नीचे बैठते हुए मादरत की थी, या आपके कुछ नोट। सुमित ने नोट उसकी तरफ बढ़ाया तो रिया ने उसे देखा था और उसकी आंखों में शनासाई के कोई रंग नहीं थे। सुमित को लगा इस मंसूबे पर अमल करना बाकी चाहिए। वही जितने सालों से रुमिसा और जुबैर को तंग कर रहा था, अभी तक वो रुमिसा के मुंह से सच नहीं उगलवा सका था। ये प्लान उसने वहीद के साथ शेयर किया और एक मंसूबा बना लिया। रुखसाना और सुमेर को भी साथ साथ शामिल किया। ये एक साथ में ये डिसाइड हुआ कि वो दोनों भाई अब पाकिस्तान में रहेंगे। सुमित आलम बनकर इसी मोहल्ले में रहने लगा। जब उसे पता चला कि मुस्तफ़ा की बहन भाग गई है, सदमे की वजह से मुस्तफ़ा को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो उसके जनाजे पे जा रहा था जब वहीद ने उसे गेटा बदलने का कहा। वो नहीं चाहता था कि इनका प्लान फेल हो। ना चाहते हुए भी वो गेटा बदल कर जनाजे में शरीक हुआ और फिर से मुस्तफ़ा के चचा से वो घर खरीद लिया, ये सोचकर कि अगर मुस्तफ़ा की बहन गुल वापस आई तो वो ये घर उसके हवाले कर देगा। सुमित ने हरिया के बारे में सारी मालूमात हासिल की और इस मोहल्ले में रहकर कबीर से दोस्ती की। कबीर इसे बिल्कुल मुस्तफ़ा जैसा लगता था। कुछ महीनों में ही इसकी कबीर से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि कबीर उसे घर ले जाने लगा। यूँ वो हीना की शादी पे फिर से हरिया से मिला, लेकिन वो इतनी डफर थी कि इसे पहचान ही ना सकी। दूसरी तरफ वहीं सुमित बनकर रुमिसा लगारी और जुबैर को टफ टाइम देने लगा। जुबैर लगारी को तकलीफ पहुँचाने के लिए इसने शराब नोशी की और लड़कियों से भी दोस्तियाँ शुरू कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सुमित ने बेड के नीचे से वाइन की खाली बोतल बरामद करते हुए कहा। वो और वही तो इस फ्लैट में थे जो जुबैर लगारी ने सुमित के नाम पे पिछली सालगिरह पे किया था। ये सब मैं जुबैर लगारी को अजियत देने के लिए कर रहा हूँ। जब इनको पता चला कि मैं शराब पीने लगा हूँ तो इनकी हालत देखने वाली थी। वो केका लगा कर बोला था, तो असल में पीने की क्या जरूरत है, तुम पीने का ड्रामा भी कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। अभी जब मैं कनाडा गया था तो वारसा ने मुझे वाइन पेश की। मेरे इनकार पे वो हैरान रह गया और मुझसे किसी लड़की के बारे में भी पूछ रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। तुमने मुझसे क्यों इतना सब छुपाया। तुम जानते पूछते इतना अरसा जो चीज़ राज है वो तुम्हारी निकलती हुई से खुल चुका है। सुमित बिगड़ कर बोला था, तुम्हारे लेक्चर से बचने के लिए यार, शराब और लड़कियों से दोस्ती मैंने जुबैर लगारी को दुख देने के लिए की है। वही मुंह बनाकर बोला। और ये दोस्ती किस लेवल की है, इसने संजीदगी से पूछा। अभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कर लूंगा, वही लापरवाही से बोला। सुमित तासुब से उसे देखा था। वहीं पे अमेरिका के माहौल का असर हो चुका था। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसपे तुम्हें कल को पछताना पड़े। बदला लो, लेकिन हद में रहेगा। तुम्हें जुबैर लगारी से बदला लेने के लिए गुनाह की जरूरत नहीं है। सुमित ने उसे समझाया था। अच्छा ठीक है यार, नहीं कर रहा किसी लड़की से ताल्लुक है, इससे आगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। वही ने डके छुपे अल्फाज में शराब छोड़ने से इनकार कर दिया था। सुमित मान गया। उसे लगा कि वहीद की शराब नोशी वो छुड़वा देगा, लेकिन ये सब उसकी गलत फहमी थी। वहीद ने कुछ लड़कियों से दोस्ती की, फिर सुमित की लगाई गई पाबंदियों की वजह से वो बेजार हो गया। उसने सोचा कि वो किसी तवाइफ को खरीदे और जुबैर लगारी को परेशान करे। वहीद पहली बार नाज भाई के कोटे में गया था, लेकिन इसे कोई लड़की अपने म्यार की नहीं लगी। वो वापस आ रहा था जब इसे कमरे से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं इस शख्स के साथ नहीं जाऊंगी, मैं खुद को मार दूंगी, वो लड़की रोते हुए कह रही थी। नाज भाई ने जोबन इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, इतनी इज्जतदार थी तो घर से क्यों भागी, तुम जैसियों के साथ ऐसा ही होता है। तब वो कुछ सोचते हुए अंदर दाखिल हुआ और नाज भाई से देखकर हैरान हुई। वो जानती थी कि ये जुबैर लगारी का बेटा है। ये 2 लाख का चेक है, मैं आज इस लड़की को साथ ले जाना चाहता हूँ। उसे चेक नाज भाई की तरफ बढ़ाकर कहा। नाज भाई की तो बातें ही खिल गई। मैं नहीं जाऊँगी, गुल ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। ये नहीं आई है और बहुत मसला कर रही है। नाज भाई ने ज़रा परेशानी से कहा, मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना आता है। वो जैकेट की पॉकेट में से पिस्तौल निकालते बोला, शराफत से चलो वरना मुझे और भी तरीक़ों से तुम्हें ले जाना आता है। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। गुल सहम गई और उसके साथ चली आई, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो मौका देखकर यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन वहीद ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया और ज़बरदस्ती उसे इस फ्लैट में ले आया और एक कमरे में बंद कर दिया। ये क्या हरकत है। वहीद किचन में मौजूद तो सुमित ये सब देख रहा था और बाहर निकलते हुए बोला, तुमने कहा कि किसी लड़की से ताल्लुक नहीं बनाना, तो मैं इस लड़की को लेकर आया हूँ। हो सकता है ये मेरी बात मान ले, जुबैर लगारी के सामने, दुनिया वालों के सामने ये जाहिर करे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वहीद बेदारी से बोला, तुम्हें पता है ये कौन है। हाँ, ये एक तवाइफ है, ये मुस्तफ़ा की बहन है।
हमारी एक बार मुलाकात हो चुकी और मैं हैरान हूँ इसलिए तुम्हें नहीं पहचाना। सुमित ने बताया। मुस्तफ़ा जो तुम्हारा दोस्त था? वहीद ने पूछा। हाँ, मेरा दोस्त, जो इस लड़की की वजह से गया, ये किसी लड़के के साथ भाग गई थी और मुस्तफ़ा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम अभी और इसी वक्त इस घटिया लड़की को यहाँ से निकालो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो गुस्से से बोला था। ये तो मेरे बहुत काम की चीज़ है, मैं इसे मुस्तफ़ा के नाम पे ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। वहीद कुछ सोचते बोला। शट अप वहीद, इस दिन तुम्हारी वजह से मैं मुस्तफ़ा के जनाजे में भी गेटअप बदल कर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मौत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके मैं अपनी और इसकी दोस्ती का मजाक उड़ा रहा हूँ। अब मजीद ये सब नहीं होगा, तुम उसे चलता करो। वो गुस्से से बोला। अच्छा तुम जाओ, मैं इसे भेजता हूँ, वहीद ने कहा। सुमित के जाने के बाद वो गुल के पास आया जिसने उसे गुलदान से जख्मी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने गुल की कोशिश को नाकाम बना दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारे कामयाब में मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। वो फनकारी थी, तुम जैसे घर से भागी हुई लड़की जिसे अपने भाई की इज्जत की भी परवाह नहीं है। मुझे इसमें किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। वो हकारत से बोला था। गुल ने चौंकर उसे देखा और पहचान गई। वो सुमित था, भाई के बॉस का बेटा। एक मरतबा उससे सचरी मुलाकात हुई थी उसकी। पहले अपनी परेशानी में उसने ध्यान ही नहीं दिया था। तुम प्लीज मुझे भाई के पास ले चलो सुमित। मैं जानती हूँ कि मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो रोते हुए बोली थी। कहाँ से मांगोगी माफी? तुम्हारी इस हरकत के बाद वो थोड़ी जिंदा रहा है, मर चुका है वो, और उसकी मौत के जिम्मेदार हो तुम। वो नफरत भरे लहजे में बोला था। गुल पे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो तड़प तड़प कर रोई थी और अपने मरने की भी दुआएं कर रही थी। वहीं इसको तो बस ये सब ड्रामा लग रहा था। इसे इस लड़की पे जरा बराबर भी तरस नहीं आया। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए, लेकिन मुस्तफ़ा की वजह से मजबूर हूँ। तुम्हें तुम्हारे अपने कोटे और सारी दुनिया के सामने ड्रामा करना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। बदले में मैं तुम्हारी इज्जत की गारंटी देता हूँ, इस कोटे में सिर्फ मैं ही तुम्हारा खरीदार हूँ। वहीद ने कहा। गुल ने हैरत से इस मेहरबान शख्स को देखा जो उससे नफरत का इजहार भी कर रहा था और साथ में उसकी मदद भी कर रहा था। उसकी बात मानने के सिवा गुल के पास कोई चारा ही नहीं था। अब हरिया को सुमित बनकर डराना था और आलम बनकर फांसना था। डराने की ड्यूटी वहीद ने ले ली। जब वहीद ने सुमित को बताया कि इसने किस तरह हरिया को डराया, तो सुमित ने अजीब से अंदाज में कहा, तुमने इसे हाथ क्यों लगाया? व्हाट, ये क्या बकवास है? अब इसे ऐसे ही डरा सकता हूँ? वो मुंह बनाकर बोला। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोनों किरदार निभाता हूँ। वैसे भी इससे अंधेरे में तो मिलना है, तो मुझे गेटअप बदलने की जरूरत नहीं, बस आवाज़ बदलनी पड़ेगी, जो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सुमित कुछ सोचकर बोला। ये तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है आखिर? वहीद ने उसे जानती हुई नजरों से देखा था। कुछ नहीं चल रहा, जोर जरा संभल कर बोला। हमने रुमिसा लगारी से इंतकाम लेना है। तुम कहीं इसकी बेटी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? ऐसी बात नहीं है, मैं अगर दोनों किरदार निभाऊंगा तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी, और मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ कि इस लड़की से मोहब्बत करूंगा जिसे मैंने खुद बदला लेने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा है। वो संजीदगी से बोला। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मुझे वैसे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इसे देखकर मेरा खून खोल कर रह जाता है। दिल कर रहा था फिर से स्विमिंग पूल में धक्का दे दूं। वही लापरवाही से बोला। तुम्हारे आजकल किसमें दिलचस्पी है मुझे अच्छी तरह पता है, और गुल वाली बात मुझे मोहसिन से पता चल गई है कि मेरी नई गर्लफ्रेंड गुल है। वो तेज नजरों से वहीद को देखकर बोला था। उसे लगा था कि वहीद ने उसकी बात मान ली, लेकिन वो भूल गया कि वहीद क्या चीज़ है। वो आज तक वहीद को मुकम्मल तौर पर नहीं जान पाया था। तो मैं तो गुस्से में थे इसलिए नहीं बताया, वरना वो लड़की बड़े काम की है। मेरे और इसके चर्चे दुबे लगारी तक पहुंच चुके हैं। कल मुझसे पूछ भी रहे थे, और इधर इनकी शक्ल देखने के काबिल थी। वही टेका लगाकर बोला। जब भी अरिया यहाँ आएगी तुमने मुझे बताना है। अभी इस मोहल्ले में मेरी इससे हल्की सी बातचीत हुई है, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने काबू किया। इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगी ये लड़की। सुमित ने कहा। जाहिर है तुझे तो मुश्किल लगेगा ही, क्योंकि तेरा किसी लड़की के साथ ये पहला तजुर्बा है, पर मैं हूँ ना, टिप्स देता रहूँगा और कभी कभी इसे फ़ोन पे भी तंग करता रहूँगा। वही ने उसे तसल्ली दी। लेकिन तू फ़ोन पे इसे कोई गलत बात नहीं करेगा, सुमित ने कहा। ओह मेरे भाई, ये तो इखलाकात निभा या बदला ले। वही सब बेदार हुआ था। जो कहा है बस वो करो। नहीं कर रहा मैं इससे ऐसी वासी बातें, लेकिन तुझे करनी पड़ेंगी, क्योंकि सुमित दुनिया वालों की नज़र में मैं शरीफ इंसान नहीं हूँ, वही ने कहा। अच्छा ठीक है, वो सिरिलाकर बोला। जब भी उसकी अरिया से सुमित बनकर बात हुई, ज़्यादातर वहीद उसके साथ था, इसलिए ना चाहते हुए उसे मायनाखेज बातें करनी पड़ी थी। वहीद को याद था एक बार शराब पीकर उसने अरिया से बात की थी, जिस पर सुमित अच्छा खासा नाराज़ हुआ था और वो उलझ गया था। ताहम बोला कुछ नहीं था। आगे का सफ़र निहायत आसान था। मज़ीद आसान हो जाता अगर सुमित कबीर की मदद करने का ना ठानता। कबीर और रुदावा के चक्कर में इन्हें काफ़ी वक्त लग गया, और जिस पे वहीद अक्सर गुस्सा हो जाता था। लेकिन वो क्या करता? कबीर से उसने सच्ची दोस्ती की थी जो निभानी थी। अगर शाइस्ता बेगम का फ़ोन ना आता और अरिया को मरीज से मना ना करती तो सुमित आलम बनकर अरिया से निकाह करता, फिर रुमिसा लगारी को शिकस्त से दो चार करता। लेकिन खैर, निकाह तो इसने अब भी कर लिया था। तो ये थी मेरी और मेरे ज़हीन भाई की कहानी, जो रुमिसा और अरिया की बर्बादी की कहानी बनी है। वहीद ने पूरी कहानी सुनाकर कहा,
मेरी बेटी को तलाक दो सुमित, अभी और इसी वक्त। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी बेटी रुखसत नहीं करूंगी। रुमिसा लगारी गुस्से से फट पड़ी। इन कल के बच्चों ने कैसे इन सबकी आंखों में धूल झोंकी थी। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारी जैसी घटिया इंसान की बेटी को अपने साथ भी रखना चाहता हूँ। मैं तो इसी वक्त तलाक दूंगा जब तुम डेढ़ से तलाक लोगी, सुमित इत्मीनान से बोला और एक नज़र मुसलसल रोती हुई अरिया पे डाली। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को धोखा दिया, बदकिरदारी की, और तुम दोनों भाइयों ने मुझे और मेरी बेटी को जख्म पहुंचाई, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानकर जुबैर से तलाक लूंगी? और तुमने मुझे इतना बेबस समझ रखा है कि मैं अपनी बेटी को तुम जैसे वैशी से छुड़ा नहीं सकती हूँ। गुस्से से बोली। अपनी जुबान को लगाम दो घटिया औरत। मेरी माँ बदकिरदार नहीं थी, बल्कि तुम बदकिरदार हो, जिसने एक शादीशुदा मर्द को अपनी जुल्फों के जाल में फंसाया और जिसे इसकी पाकबाज बीवी से मुतफ्फिर किया। वैसे जुबैर लगारी भी तुम जैसी औरत ही डिजर्व करते हैं, जिसने पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारा था। वही ने बदतमीजी से कहते हुए अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक किए थे। वो 12 साल से रुमिसा लगारी के साथ रह रहा था। इसे पता था कि रुमिसा को किस तरह चुप कराना है। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बेटी को तलाक दो, रुमिसा लगारी बिगड़ कर बोली। वैसे अपनी बेटी से तो पूछ लो कि वो क्या चाहती है। वो तो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह मुतबिला हो चुकी है, सुमित इब्तदाई अंदाज में बोला था। अरिया ने सुर्ख होती आंखों से इस शख्स को देखा जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। इसे लगता था कि वो शख्स इसे ना मिला तो वो मर जाएगी। आज वो शख्स उसको वो मिल भी चुका था, पर आज उसने जाना था कि ये शख्स तो उसके लिए एक धोखा था। इसके लिए ज़िंदगी नहीं मौत है। जो मैं देख रही हूँ ये सच नहीं है, ये मेरा आलम नहीं है, ये सब एक मजाक है। हाँ ये मजाक है, वरना आलम थोड़ी देर मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ये दूसरा लड़का झूठ बोल रहा है, ये सब इसकी साजिश है। अरिया ने सर झटक कर सोचा था। सब सुनकर और देखकर भी उसका जहन सच मानने से इनकारी था। भला ये कैसे मुमकिन था? मेरी बेटी तुम जैसे के मुंह पर थूकना भी पसंद ना करे। तुमने इसे अपने जाल में फंसाया था। अब सच जानकर वो तुमसे नफरत करती है, रुमिसा हकारत से बोली थी। वैसे सलाम है तुम्हें रुमिसा लगारी, इतना कुछ तुम्हारी बेटी के साथ हो गया और तुम अभी भी अकड़ी हुई खड़ी हो। अभी भी वक्त है सच बोलकर अपनी बेटी की जिंदगी आसान कर दो। वहीद ने कहा। शट अप अरिया, बताओ इस शख्स को कि तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं और तुम्हें इसे तलाक चाहिए। अरिया गुमसुम खड़ी रुमिसा गुमसुम खड़ी अरिया का कंधा हिलाकर बोली थी। अरिया कुछ बोले बगैर अपनी जगह से उठी और सुमित के पास जाकर खड़ी हो गई। सुमित हैरान होता अपनी जगह से खड़ा हुआ था। ये सब झूठ है ना? तुम सुमित नहीं हो ना? तुम मेरे आलम हो ना? वो आलम जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। ये तुमने मजाक किया है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और अजीब बेके बेके अंदाज में बोल रही थी वो। लो भाई रुमिसा लगारी, तुम्हारी बेटी तो हो गई। वही लगारी गुस्सा मजाक उड़ाता हुआ बोला था उसका। मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, तुमने मुझसे मोहब्बत की है। मैं तो तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखना भी पसंद ना करूं। वो इतने अरसे से जो प्यार का ड्रामा रचाया था ना, मत पूछो कि कैसे दिल पर पत्थर रखकर किया। वो उसकी आंखों में झांककर हकारत भरे लहजे में बोला था। इसके अल्फाज अरिया के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगे थे। वो मोहब्बत का इजहार, वो गुजारे खूबसूरत पल सिर्फ धोखा थे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे ये सजा दी? उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाई थी। सुमित ने गिरबान नहीं चढ़ाया, वो खामोश नजरों से उसे देख रहा था। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी सुमित। तुमने मुझे मोहब्बत के नाम पे सिर्फ धोखा नहीं दिया, तुमने मुझे मोहब्बत के नाम पे लूटा है। वो रोते उसे झंझोड़ रही थी। मोहसिन खामोश तमाशाई बना बैठा था, जबकि वही सख्त बेजारी से सामने मौजूद सीन देख रहा था। आखिर ये सुमित चुप क्यों खड़ा था, जबकि रुमिसा लगारी रोते हुए ये दुआ कर रही थी कि जुबैर आ जाए और इनकी बेटी को इस घटिया इंसान से जान छुड़वाए। तुम अगर सिर्फ मुझे धोखा देते तो शायद मैं ज़िंदगी के किसी मुकाम पर तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन कल जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो नफरत भरे लहजे में कह रही थी। तुम क्यों चुप खड़े हो? इसे जवाब दो और अंदर चलो, देर हो रही है। वही बेदारी से बोला। सुमित ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अभी तुम खुद को ठीक समझ रहे हो, एक वक्त आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरे साथ, मेरी अम्मी के साथ किस कदर गलत किया है। सुमित, आज मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी और ऐसी शदीद होगी कि तुम भी मेरे लिए वैसे ही तड़पोगे जैसे मैं तड़प रही हूँ, और तुम मेरे सामने मेरी मोहब्बत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो सर्द लहजे में बोली थी। माफ़ी की भीख रुमिसा लगारी मांगेगी? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुमसे माफ़ी मांगूं। अरिया, काश मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ जब तुम्हें रुमिसा लगारी की सच्चाई का पता चले और तुम जानोगे कि सुमित लगारी दुरुस्त था। वो नरमी से उसका गिरेबान चुड़ाता बेतासुर लहजे में बोला। मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगी। रुमिसा अपनी जगह से उठते हुए बोली। ये घर हमारा है और इस घर की चीज़ हमारी है, यहाँ पे हमारा हुक्म चलता है। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। वही शर्ट से पिस्तौल निकालते हुए बोला। रुमिसा लगारी डर के पीछे हुई थी। चलो सुमित और मोहसिन। वही ने लाउंज के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। सुमित ने एक नज़र अरिया और रुमिसा पे डाली और मोहसिन के साथ बाहर निकला। पीछे अरिया सर थामते हुए कारपेट पे गिरी थी। इसके अंदर इतनी ही बर्दाश्त थी बस।
अरिया! रुमिसा लगारी जोर से चिल्लाई थी। बाहर निकलते सुमित के कदम थमे थे। उसने गर्दन मोड़कर देखा, अरिया को गिरे देखकर उसकी सांस रुकी थी। चलो, इन माँ बेटी के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। वही बेदारी से बोला और उसे बाजू के पकड़कर साथ धकेला। तुम मुझे ज़रा अकेले में तो मिलो। मोहसिन ने साथ चलते वही को देखकर तेज लहजे में कहा, एयरपोर्ट पे जा रहे हो? तुम भी साथ चलो। मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हारी गाड़ी एयरपोर्ट ले आए। वही धंसकर बोला। वो तीनों गेट के पास पहुंचे। जब सुमित को कबीर और दाबा गेट से बाहर खड़े नजर आए। मोहसिन, तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, सुमित ने कहा। क्या सुमित, तुम्हारे इन सीन्स के चक्कर में जुबैर लगारी आ जाएंगे, वही मुंह बनाकर बोला। शट अप, उसने कहा। रिया का कुछ पता चला? रुदाबा ने उसे देखकर बेचैनी से पूछा, तुम यहाँ पे कैसे आलम? तुम इतने मुख्तलिफ क्यों लग रहे हो? कबीर इसे देखकर हैरान हुआ था। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कबीर। मैं शायद अच्छा इंसान नहीं हूँ, धोखेबाज भी हूँ, लेकिन कबीर मेरी तुमसे दोस्ती, मेरी तुमसे मोहब्बत, वो सब सच्ची है। जब मैंने तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम बिल्कुल मुस्तफ़ा जैसे हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे मुस्तफ़ा से भी ज़्यादा अजीज़ हो जाओगे। जो भी हालात हो, कभी मेरे खुलूस पे शक मत करना। मैं किसी की नज़रों में बुरा हूँगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी नज़रों में अच्छा रहना चाहता हूँ। कभी भी मुझसे बदगुमा मत होना कबीर। वो नम होती आंखों के साथ बोला। रुदाबा और कबीर ने परेशानी से देखा। ये मेरी तरफ से आखिरी मुलाकात नहीं है कबीर। अगर तुम चाहो तो हम ये दोस्ती मरते दम तक कायम रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। वो कबीर के गले लगते कह रहा था। तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? क्या हुआ है? अरिया तो ठीक है। कबीर सख्त परेशान हुआ था। वो भी ठीक हो जाएगी, तुम लोग जाओ। रुमिसा, लगारी को तुम लोगों की बहुत ज़रूरत है, वो कबीर का कंधा थपथपा कर बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ा। ये उसकी कबीर से आखिरी मुलाकात थी। वो दोनों भाई इस सरजमीन को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। आलम को इस बड़ी सी गाड़ी में बैठते देखकर वो दोनों हैरान हुए थे और दिल में सवालात ये अंदर बढ़े थे।